नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की, जो कि 3 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में उनको भेज दिया गया है। बुधवार को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। केंद्र की राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए आज महाविकास अघाड़ी मुंबई में मंत्रालय के सामने गांधी स्मारक के पास इस गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर बीजेपी नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है, जिसे महाविकास अघाड़ी ने खारिज कर दिया है। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया है और अपना समर्थन जाहिर किया है और ये भी कहा है कि नवाब मलिक को सरकार से ना हटाया जाए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के घर बुधवार तड़के ईडी के अधिकारी पहुंचे। कुछ समय तक घर पर पूछताछ चली, फिर उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया गया। ईडी को संदेह है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड से संबंधित लोगों से जमीन खरीदी और मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसके विरोध में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने ईडी के करीब प्रदर्शन किया। महाविकास आघाड़ी के नेता नवाब मलिक के समर्थन में उतरे। एक बात ऐसी है कि कुछ भी होता है, और अगर आप मुस्लिम कार्यकर्ता हो तो दाऊद का नाम लिया जाएगा। लोगों को बदनाम करना, परेशान करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, और इसका मुख्य कारण यह है कि जो केंद्र के खिलाफ साफ तौर पर अपनी भूमिका रखते हैं, तब विशेषकर इस यंत्रणा का दुरुपयोग किया जाता है। एजेंसी के खिलाफ जो बोलता है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश है। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। अदालत में पेशी के दौरान नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती लाया गया है। उन्हें समन देना चाहिए था, लेकिन वो सीधे घर आए और उठाकर ले गए। बाद में ईडी कार्यालय में समन पर दस्तखत करने को कहा गया। नवाब मलिक की ओर से ईडी की पूरी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए गए, तो वहीं ईडी ने दावा किया नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड की संपत्ति की खरीद में हाथ रहा है। 3 करोड़ 30 लाख की जमीन को उन्होंने महज 55 लाख में खरीदा। इसे नवाब मलिक के परिवार और उनकी नियंत्रित कंपनी ने खरीदा है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। अदालती कार्रवाई से अलग नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ही सियासी हलचल तेज हो गई। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने शरद पवार के घर बैठक की और उद्धव ठाकरे से भी मिले। ये तय किया गया कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे, विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। हालांकि ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी हमलावर हो चुकी है। उसका कहना है कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, ये सरकार ने ली हुई भूमिका है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। राजनीति का स्तर अगर इतना गिरेगा तो इससे बहुत एक बैड प्रेसिडेंट हम लोग क्रिएट करेंगे कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी इस पूरी लड़ाई को राजनीति और कानून के बीच लड़ने का मन बना चुका है। केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का उसका आरोप पुराना रहा है। हाल ही में संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक से पहले महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर महाविकास आघाड़ी के कम से कम 10 नेता और उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये मामला अब केवल मनी लॉन्ड्रिंग का ना रहकर केंद्र बनाम राज्य सरकार का होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की है।
राज्य सरकार की ओर से फिलहाल केंद्र सरकार को जवाब देने की तैयारी शुरू है और केंद्र बनाम राज्य का यह मुद्दा फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। रुक करते हैं अब अगली खबर का। बलात्कार के आरोपी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा की जेल से फरलो पर 21 दिनों की रिहाई के दौरान Z+ सुरक्षा दी गई है। कहा गया है कि खतरे के अंदेशे को देखते हुए राम रहीम को इतनी भारी भरकम सुरक्षा दी गई है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। 21 दिन के फरलो पर रिहा होने के हफ्तों बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कहा है कि बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जघन्य अपराधियों की श्रेणी में नहीं आते। उन्हें राज्य सरकार ने Z+ सिक्योरिटी भी दे डाली है। जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। पंजाब में चल रहे चुनाव के बीच गुरमीत राम रहीम की फरलो पर रिहाई के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हरियाणा सरकार जवाब दे रही थी। अदालत में सरकार ने कहा गुरमीत जघन्य अपराधी नहीं है और उसने जेल में कोई गलती नहीं की। जिन 2 हत्याओं में उसे दोषी माना गया है उनमें वो हमलावर नहीं है। उसने खुद हत्या को अंजाम नहीं दिया है। उसे इन हत्याओं की साजिश का दोषी पाया गया है। गुरमीत सिरसा के अपने आश्रम में 2 शिष्याओं से बलात्कार के जुर्म में 20 साल की जेल काट रहा है। बीते साल उसे रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई थी। 2019 में उसे 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या का भी दोषी पाया गया। आमतौर पर तमाम मामलों में मुखर रहने वाले राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना पैरोल पे देने का मेरे पास कोई मैटर आया है, ना Z+ सिक्योरिटी देने का कोई मैटर आया है मेरे पास। पंजाब और हरियाणा में गुरमीत राम रहीम के भक्तों की तादाद बहुत बड़ी है। सूत्रों पर यकीन करें तो डेरा सच्चा सौदा ने शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया। वे कुछ सीटें छोड़कर जहां दूसरी पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जबकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार डेरा प्रमुख पर सवाल से बचते दिखे। देखो सब मामला कोर्ट का मामला मैं की कमेंट कर सकता नहीं सर। मतलब कानून ने जे को पहला कोर्ट ने रिजेक्ट भी की बेल, ठीक है ना, उन्होंने मैडिकल तौर पर छुट्टी भी दी ते हुण जे पैरोल दी है तो इस में तो कुछ नहीं। ये सच है कि पंजाब में हर पार्टी डेरे का आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन किसी ने भी गुरमीत राम रहीम का इस तरह बचाव नहीं किया जैसा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं राजस्थान सरकार ने एक अहम और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो फैसला लिया है इसके तहत राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी कि 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को भी सरकार की ओर से पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दी है। और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस जमाने के अंदर। अभी जो बढ़ता जा रहा है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। पेंशन फिर DA साथ बढ़ता है उसके पेंशन के। और वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने सभी 200 विधायकों को सबसे आधुनिक मॉडल का जो आईफोन है वो दिया है। 1.5 करोड़ रुपए का खर्च कर सभी 200 विधायकों को आईफोन 13 दिया गया। बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर सरकार का दिया आईफोन जो उनको गिफ्ट मिला वो लौटाने का फैसला किया है।
तो उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान हो गया और अब बात करते हैं वाराणसी शहर की जो दक्षिणी सीट है उसकी। बीजेपी का ये सबसे मजबूत किला माना जाता है। यहाँ बनारस का पुराना किला है, गंगा घाट और बाबा विश्वनाथ का मंदिर और बनारस की मशहूर गलियां इस इलाके में है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर भी यहीं बनकर तैयार हुआ है, लिहाजा यहाँ से बीजेपी को किसी की चुनौती मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी को यहां भी चुनौती मिल रही है। हमारे सहयोगी अजय सिंह की आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये धार्मिक और प्राचीन काशी है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये शिव के त्रिशूल पर टिकी है। वाराणसी दक्षिणी की इस सीट पर 1989 से बीजेपी का कब्जा है। 7 बार श्यामदेव रायचौधरी विधायक रहे। 2017 में बीजेपी के ही नीलकंठ तिवारी ने जीत दर्ज की। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी बने। इस बार भी जीत का भरोसा प्रधानमंत्री के नाम से ही है। काशी का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और काशी का एक एक व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद है, यशस्वी सांसद है, उनके प्रति आत्मभाव रखता है, उनके प्रति आत्मीय लगाव रखता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वैश्विक स्वरूप को अंगीकृत करते हुए और पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक एक संदेश को एक दैवी संदेश मान करके काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उस संदेश को लेकर हम लोग आगे बढ़े। विश्वनाथ कॉरिडोर इस बार बना, बड़ा आप लोगों ने कहा, पर्यटन मंत्री थे, काफ़ी विकास हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, गलियां बड़ी सुंदर हुई। इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? इसका इम्पैक्ट यही है कि काशी में दक्षिणी सहित हर विधानसभाओं में पिछली बार की जो मार्जिन थी वो दुगुना होने वाली है। हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने यह नया नारा गढ़ा है। सपा इस बार प्रचार में जोर लगा रही है। बताया जा रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर से विस्थापित हुए नाराज लोगों का एक बड़ा वर्ग सपा के साथ जुड़ गया है, जो कभी बीजेपी का कोर वोटर था। दक्षिण विधानसभा के लोकल मुद्दे जो हैं, जनता बहुत परेशान है। शायद से गंगा के स्वरूप के साथ जो खिलवाड़ किया है, अभी आशुतोष जी दिखा रहे थे हम लोग, ललिता घाट जिस तरीके से इन्होंने बना दिया, उसे माँ गंगा अर्धचंद्राकार दिखती दिखाई, उन स्वरूपों को खराब किया गया है। और साथ ही साथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ विकास के नाम पर, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मंदिरों के साथ तोड़फोड़ हुए हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में बनारस दक्षिणी की जनता यही जवाब देने जा रही है। वैसे इस सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। 40,000 से 70,000 वोट तक उसे मिलते रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने एक नए प्रत्याशी को खड़ा किया है, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वे इसे ही अपनी ताकत बता रही हैं। मैं बहुत सरल तरीके से, गैर राजनीतिक तरीके से अपनी बात लोगों के पास पहुंचा पाती हूं, क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। तो जब जनता मुझसे कनेक्ट कर पाती है इस बातचीत से, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मैं आर्किटेक्ट हूं, हम लोगों का काम है नींव से मजबूत करके निर्माण करना। और अभी शहर दक्षिणी में जो मुख्य समस्याएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, वो विकास को रिलेटेड हैं। मैं धरोहर संरक्षण का काम करती हूँ, तो जब हम शहर दक्षिणी में धरोहर को संरक्षित करते हुए विकास का कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है मैं उसके लिए पूर्ण तरह उपयुक्त हूँ, और ये बात जनता भी समझ रही है। शहर दक्षिणी में तकरीबन 1.25 लाख के करीब मुसलमान वोट हैं। उसके बाद व्यापारी वर्ग आता है, जिसमें खत्री, बनिया और मारवाड़ी के वोटों की संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास है। ब्राह्मण 30,000, मल्लाह 18,000 और यादव तकरीबन 17,000, जबकि दलित 10,000 और भूमिहार 15,000 के आसपास हैं। इस बार भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण ही विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से नाराज नजर आ रहा है। दुकान हमारी 2 नंबर गेट पर रही, एकदम सत्यानाश, एक पैसा नहीं मिला, उसको जबरी गिरा दिए, सामान भी उसमें दब गया। एक पैसा नहीं दिए, लड़कियों सब हैं, पढ़ाई लिखाई, हम लोग तब से बैठे हैं, कोई काम न धंधा न रोजगार, तो क्या करें बताइए। यहाँ पे हम लोग के देवता को स्थान से बिना उनकी अनुमति के, बिना पूजा पाठ के उनको हटा के जमीन के अंदर डाल दिए गए। 56 विनायक में 6 विनायक खत्म हो गए। वो धर्म की बात करेंगे, अधर्म को पर्यटन बदलेंगे, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए।
यह नाराजगी अगर दूर नहीं हुई तो बीजेपी की आसान लगती राह मुश्किल हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद यहां 3 दिन रहकर प्रचार करेंगे। वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट बनारस का दिल भी है और बीजेपी का गढ़ भी। यहाँ बने विश्वनाथ कॉरिडोर और दूसरे विकास कार्यों को लेकर बीजेपी प्रदेश में एक अलग तरह की छवि बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर उसके जीत की गणित को उलझाने में लगी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के प्रवास से विपक्ष अपने मंसूबों पर कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है कि इन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, यूक्रेन पर रूस का हमला हो गया है। दूसरी खबर, तबाही का जिम्मेदार रूस होगा, ये कहा है अमेरिका ने। तीसरी खबर, दुनिया भर के शेयर बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। चौथी खबर, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। पांचवी और आखिरी खबर, हिजाब समर्थकों को कर्नाटक हाई कोर्ट से लगा है झटका।